Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of treatment of cardiovascular diseases or CVDs from chapter 12 circulation first year federal part 1. So in this lecture we will discuss about all the cardiovascular diseases treatment, the major diseases which can be cured easily surgically and catheterization process which we discussed in the last lecture of cardiovascular diseases. So यहाँ हमने अपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है that how to treat these cardiovascular diseases and their important preventive measures. सो इसमें हम डिस्कशन करते हैं अपने इन डिजीज़ के क्योर के हवाले से एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ फेडरल बोर्ड बायोलॉजी पेपर. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फर्स्ट. सबसे पहले जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ हैं इनमें अगर हम डिस्कशन करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़. सो जो सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे हमारे पास आता है दैट इज़ कोरोनरी बाईपास, यानी ये किस तरह से बाईपास होता है. फिर उसके बाद हमने एंजियोप्लास्टी को डिस्कस करना है, ओपन हार्ट सर्जरी को डिस्कस करना है और हमने प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी को भी डिस्कस करना है. सो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी को ही डिस्कस कर लेते हैं, देन हम अपने इस लेक्चर के जो बाकी पॉइंट्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन करेंगे बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द प्रिंसिपल फर्स्ट एंड देन द मेन प्रोसेसेस. तो पहले हम प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं इनका. ओके जी, तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आपको नज़र आ रहा है यानी किसके साथ लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी. कार्डिक कैथेटराइजेशन हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि वो किस तरह से क्योर की जाती है. कैथीटर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह से जो है उसकी शेप होती है, ठीक है, और नीचे से ऐसी उसकी ट्यूब होती है और ये ट्यूब इसके साथ जो है ये कनेक्टेड होती है एक स्मॉल स्ट्रिंग के साथ और ये ब्लड वेसल्स के अंदर गुजारा जाता है ताकि ये वहाँ से गुजरे और टारगेट साइट तक पहुँचे. सो कार्डिक कैथेटराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक स्पेशल कैथीटर डिज़ाइन किया जाता है, वो इंसर्ट किया जाता है आर्टरी या वेन के अंदर और उसको एडवांस किया जाता है यानी उसको आगे की तरफ भेजा जाता है हार्ट की तरफ अंडर द रेडियोग्राफिक फ्लोरो माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस. अब ये फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस क्या होता है, यानी आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप उसको अपने जो लैपटॉप का स्क्रीन होता है मींस जो एसोसिएटेड कनेक्टेड लैपटॉप होगा उसके साथ आप मॉनिटर कर रहे होते हैं और इस कैथीटर को आप एक तो मॉनिटर भी कर रहे होते हैं प्लस आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये टारगेट साइट तक पहुंच जाता है. वहाँ पे जाके ये करता क्या है, ये कैथीटर वहाँ पे जाके जो है जो क्लॉट होता है उसको डिसलॉज करने की कोशिश करता है, उसको ब्रेक कर देता है. इसके दरमियान से एक नीडल ओपन होती है और वो उस क्लॉट के सेंटर से, लेट से कि अगर ये एक क्लॉट था, ठीक है, तो ये नीडल इसके सेंटर से गुजरेगी और इसको जो है ये स्पिन करना शुरू कर देगी. जब ये नीडल इस डायरेक्शन में स्पिन करेगी तो ऑब्वियसली क्लॉट जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और फिर थोड़ा सा वाटर कंटेंट पूरे प्रेशर से यहाँ से गुजारा जाएगा ताकि ये जगह क्लियर हो जाए और फिर ब्लड के जो मैक्रोफेजेस हैं वो बाकी का काम संभाल लेते हैं. ये किस वजह से यूज़ किया जाता है, ये मिट्रल वॉल्व यानी जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है उसकी क्योर के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, या एट्रियल वॉल्व का जो एओर्टा को क्लियर करने के लिए किया जाता है. अब ये डिटरमिन करता है ईज़िली साइज़ और फंक्शन ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल. सो ये तमाम ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर इसको ईज़िली यूज़ किया जाता है और इसको मॉनिटर किया जाता है. जैसे ये यहाँ पे आपको हार्ट का एक चैम्बर दिखाया गया है और स्टेनोसिस दिखाई गई है, यानी ये एक ब्लॉकेज वाली जगह उन्होंने एनसर्कल की हुई है बुक के ऊपर ताकि आपको ईज़िली पता चल सके कि यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई है. सो कैथीटर जो है वो इसी रीजन से गुजारा जाएगा, यानी आर्टरीज से एओर्टा से होकर इसको जब गुजारा जाएगा तो ये यहाँ से मूव करता हुआ अंदर की तरफ आएगा और इसको क्लियर करने की कोशिश करेगा. सो दैट वाज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी. एंजियो मीन्स के हार्ट प्रॉब्लम और ग्राफी मीन्स के जितने भी आपको अभी मैंने टॉपिक बताए थे जो हमने अभी डिस्कस करने हैं इसके साथ, ये उनका प्रोसीजर है, यानी उन प्रॉब्लम्स को जो हैं, उन जो पॉइंट्स हैं, उन ट्रीटमेंट्स के अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है. यही कार्डिक कैथेटराइजेशन होती है और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी का नाम देते हैं. नाउ वी विल मूव टूवर्ड द मेन पॉइंट्स ऑफ आवर लेक्चर.
अच्छा जी, तो अब हमने सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज़ बाईपास। कोरोनरी बाईपास क्या होता है? कोरोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है हार्ट के लिए, चाहे वो हार्ट की वेन हो चाहे आर्टरी हो, तो हम कोरोनरी यूज़ करेंगे। बाईपास क्या होता है? यानी एक मेन प्रोसेस से, एक मेन पाथवे से अगर ब्लड नहीं गुज़रता तो उसको किसी और तरीके से जो है टारगेट साइट तक पहुँचाया जाता है। तो वो जो सेकंड पाथवे होता है उसका यानी बाईपास करवाया जाता है उसको, ताकि वो आसानी से गुज़र सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एओर्टा था और ये हार्ट रीजन है। अगर ब्लड ने यहाँ से होके आना था जिसको यूजुअल पाथवे था, और दरमियान में जो है ये स्टोनोसिस की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ पे नहीं हो सकता काम, ब्लॉकेज हो चुकी है। सो यहाँ से क्या है कि ये बाईपास करवाया गया है ताकि ब्लड जो है वो ईज़िली वहाँ से यहाँ तक जो है वो आसानी से पहुँच सके। इसको हम कहते हैं कोरोनरी बाईपास। ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन को यानी क्लॉटेज को क्लियर किया जाता है, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जाता है। कैसे? इस टेक्निक में जो है हार्ट का सेगमेंट जो होता है, एक हेल्दी सेगमेंट होता है ब्लड वेसल्स का, वो वहाँ से लिया जाता है। या तो लेग की वेन से वो थोड़ा सा डायसेक्ट कर लिया जाता है, या थॉरक्स की आर्टरी से डायसेक्ट कर लिया जाता है, और उसको फिर ये जो ब्लॉकेज वाली जगह होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, कि यहाँ से जो है इसके बाईपास के ज़रिए जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा, वर्किंग कर लिया जाएगा। यानी यहाँ से डायरेक्टली जो ब्लड है वो अपने हार्ट के टारगेट एरिया तक पहुँच जाए और इस जो ब्लॉकेज की सिचुएशन है उसको क्लियर किया जा सके। अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आती है कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। एडवांटेज ये है कि जो प्रोसीजर है वो सेफ़ है। नंबर 2, एंजीना के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको अबॉलिश यानी ख़त्म करने के लिए, या एटलीस्ट 90% उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है 2 to 3 डिफरेंट ब्लड वेसल्स के डिज़ीज़ को क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। डिज़ीज़ अगर लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो तो तब ये यूटिलाइज़ किया जाएगा, ये आपने याद रखना है लाजमी। या फिर अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल काम ना करे तो फिर यूज़ किया जाएगा। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर प्रॉब्लम ये बन जाए तब, या लीजन सूटेबल नहीं होती एंजियोप्लास्टी के लिए, यानी एंजियोप्लास्टी ना की जा सके, यानी उसमें से कैथीटर नहीं गुजारा जा सकता, एक प्रोसेस नहीं किया जा सकता, तो फिर ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, यानी फिर बाईपास के थ्रू ही किया जाएगा, और ये तब होता है जो अगर एरिया बहुत सेंसिटिव हो के कैथेटर नहीं गुजारा जा सकता तो फिर बाईपास किया जाएगा। ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। साथ ही डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये है कि डिफ्यूज्ड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल डैमेज, यानी इसके साथ ही जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा वो भी डैमेज हो सकता है। या पर ऑपरेटिव यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर ऑक्सीजन हार्ट को प्रॉपर्ली नहीं मिल रही तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इन्फेक्शन काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, वुंड की पेन काफ़ी ज़्यादा होती है, और लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे। ऑब्वियसली कि अगर हार्ट के अंदर ये सारा प्रोसेस किए गए, यानी आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर हार्ट की ग्राफ्टिंग की गई है इस रास्ते को क्लियर करने के लिए, सो ऑब्वियसली वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। आपको लॉन्ग टाइम अप टू 6 to 8 months जो है वो हॉस्पिटल में गुजारने पड़ते हैं अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। वो एक एक चीज़ डॉक्टर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे चेक करते हैं ताकि इसको पॉसिबल किया जा सके कि ट्रीटमेंट जो है वो हेल्दी लाइफ की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा सके, पेशेंट हेल्दी लाइफ गुजार सके, और साथ ही क्या है कि किसी किस्म की इन्फेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ कोरोनरी बाईपास, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोरोनरी बाईपास। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन दो यहाँ से आ सकते हैं, सो आपने ये लाजमी नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक छोटा सा ब्लॉकेज था इस एरिया के अंदर, अब वो ट्यूब गुजारी गई, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कैथेटराइजेशन वाला, वो ट्यूब गुजारी गई, यहाँ से ये थ्रेड और नीडल निकली, नीडल इसमें से पास होके ये आगे तक पहुँची हुई है, और पीछे इसके अंदर ये सारा जो है वो थ्रेड वाला रीजन है। इस क्लॉट में से वो गुजरा है, नीडल ने जब इसको वापस की तरफ खींच जाएगा, फिर आगे फिर पीछे किया जाएगा, तो क्लॉट तो ऑब्वियसली टूट जाएगा। जब टूट जाएगा थ्रेड, यहाँ से इसको जो है वो अपने साथ ही वापस ले जाएगा, या फिर क्या होता है कि थोड़ा सा जो है लिक्विड फ्लश कर दिया जाता है ताकि ये जो रास्ता है, ये ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए। सो बेसिकली ये क्या होता है कि जो मेजर ब्लड वेसल होती है टूवर्ड हर्ट, ये उसके अंदर किया जाता है। ब्लड वेसल के अंदर पहुँच कर जो है बैलून गुजारा जाता है, यानी वही हम उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो इन्फ्लेट हो जाएगा। आर्टरी जो है उसको ओपन किया जाता है। अगर आर्टरी ओपन नहीं होती यानी दोबारा क्लोज हो जाएगी, बहुत वीक है, तो फिर उसमें स्टंट रखे जाते हैं। स्टंट क्या होता है? यानी कि ये आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह के जो है ना
अगर 2-3 स्ट्रक्चर उसी क्लॉट वाली जगह पे रख दिए जाएँ ताकि आर्टरी ओपन रहे और यहाँ से दोबारा क्लोज़ ना हो, तो इस चीज़ को हम स्टंट कहते हैं, जो यहाँ पे रखा जाता है ताकि दोबारा क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इसको हम नाम देते हैं एंजियोप्लास्टी का। यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज़्म ऑफ एंजियोप्लास्टी, तो आप यही लिखेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एंजियोप्लास्टी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो यहाँ से आएगा, सो आपको ये वैसे ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे नाम से ज़ाहिर है, ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें चेस्ट को ओपन किया जाएगा और सर्जरी परफॉर्म की जाएगी। अब क्योंकि चेस्ट रीजन ओपन है, हार्ट ओपन नहीं है, चेस्ट रीजन को ओपन किया गया है, सो इसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। ये तब होता है जब हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, जो प्रॉपरली जो है, अब ज़रूरी है कि हार्ट को ही यानी सर्जरी किया जाए इस तरह से कि चेस्ट कैविटी जो है उसको पायरिस किया जाए, यानी उसमें से क्या है कि इंसिजन किया जाए। इंसिजन का मतलब होता है कि एक क्लोज स्ट्रक्चर को आप सेंटर से अगर कट करते हैं, यानी डायसेक्शन करेंगे जो है, तो फिर वहाँ से जो है ना हार्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा, हार्ट को एक्सपोज किया जाएगा स्टर्नम से, ठीक है। ये स्टर्नम वाला रीजन, क्योंकि हार्ट वहीं पर इसी के साथ 2 to 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्टर्नम हार्ट मौजूद होता है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि बेसिकली ये जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाएगा, ट्यूब्स। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जब हार्ट को ओपन करके ट्रीट किया जा रहा होगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगी। बेसिकली एक स्पेशल जो होता है मैकेनिज़्म है, जिसमें एक मशीन होती है जिसको हम हार्ट लंग्स बाईपास मशीन कहते हैं। ये मशीन जो होती है, इसके साथ हार्ट की आर्टरीज़ और वेन्स कनेक्ट कर दी जाती हैं, और एक दूसरा जो पेशेंट के साथ खड़ा होता है, एक डॉक्टर तो ऑपरेशन कर रहा होता है ना, दूसरा जो होता है उसके साथ खड़ा होता है, जो इस बैटरी को बिल्कुल हार्ट के करीब ही पकड़ता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग जो है बॉडी करता रहे और साथ ही साथ ब्लड मूव करता रहे, लेकिन किसी किस्म का जो इफ़ेक्ट है वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए, या हम कहते हैं कि जो है ना कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सर्जरी तभी पॉसिबल हो सकती है जब हार्ट को प्रॉपरली जो है वो क्लीन किया जाए, ब्लड उसमें ना गुजरे। जब हार्ट रेस्ट की कंडीशन में आएगा, रिपेयर कर लिया जाएगा, और आफ्टर सर्जरी दोबारा से कनेक्शन जो है वो उस मशीन से हटा के बॉडी के साथ ही, यानी हार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, हार्ट फंक्शनिंग कर देगा, ठीक है। और फिर जो स्टर्नम की बोन थी, यानी ब्रेस्ट बोन वाले जो रीजन था, वहाँ से चेस्ट रीजन को क्लोज कर दिया जाएगा, वहाँ से स्टिचेस लगा दिए जाएंगे। ये था प्रिंसिपल ओपन हार्ट सर्जरी का। फिर हम आते हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के दरमियान। देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी जब ब्लड मूव कर रहा होता है वेसल से और एक पूरा प्रेशर डालता है, उसको हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ये क्या होता है, इसको, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये क्या चीज़ है, हाइपरटेंशन है। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि जब ब्लड बहुत प्रेशर के साथ अपनी आर्टरीज या वेन्स में से गुजरेगा, सो ऑब्वियसली उससे ब्लड प्रेशर बॉडी का भी बढ़ता चला जाता है, जो कि नॉर्मली जो हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है 140/90 मेजर किया जाता है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि नॉर्मली आप देखें 120/80 का अगर ब्लड प्रेशर होता है, जो में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है, सो इतना हाई प्रेशर तो हर चीज़ को डैमेज कर सकता है। सो इसका रीज़न मॉडर्न लाइफस्टाइल्स हो सकते हैं, लाइक फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, या सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना फूड के अंदर, या फैटी फूड यूज़ करना, टोबैको अल्कोहल यूज़ करना, या फैमिली यानी बाय बर्थ भी या जेनेटिक्स के थ्रू भी एक पर्सन को हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री मीन्स कि बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, यानी फैमिली बाय फैमिली, नस्ल दर नस्ल जो चल रहा होता है। हाइपरटेंशन को ईज़िली जो है ना क्योर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से इसके आगे इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इवन पर्सन की डेथ हो सकती है। अब हाइपरटेंशन की वजह से किडनी का प्रॉब्लम जो है वो कैसे हो सकता है, देखें, जब पूरे प्रेशर के साथ किडनी की इतनी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन्स के अंदर से ब्लड गुजरेगा, सो ऑब्वियसली उनको डैमेज तो करेगा, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाइपरटेंशन की क्योर क्या हो सकता है या किस तरह से बचा जा सकता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि मेजर जो फैक्टर है हमारा फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हार्ट रेट या स्ट्रोक वॉल्यूम या रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब हार्ट रेट क्या है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया में ब्लड कितना ज़्यादा पंप किया जा रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि हार्ट जो होता है ये ऑलमोस्ट 5000 मिली लीटर
पर मिनट जो है ये ब्लड को पंप कर रहा होता है, ये हार्ट रेट होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, यानी अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ पम्प्ड फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज़ नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी 1 मिनट के अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है एओर्टा में उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और वो भी यही होता है, ऑलमोस्ट जो है वो 3 to 5,000 के दरमियान ही होता है। या फिर रेजिस्टेंस वॉल्यूम क्या होता है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स, यानी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या वेज़ो मोटर जो है, ये जो सेंट्रल एरिया होता है इन द मेड्यूला जो इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग है इन स्फिंक्टर्स की या इन मसल्स की। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली अगर रेगुलेट होती रहेंगी तो ये हाइपरटेंशन नहीं होगी। और आप कैसे रेगुलेट करा सकते हैं, आप हेल्दी डाइट यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या इवन डेली वॉक ज़रूर कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स क्योर की जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा पोस्चरल हाइपोटेंशन, अब पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या है, ये पोस्चर से निकला है, यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद आप अगर उठ के खड़े होते हैं या सोकर अगर आप फ़ौरन उठे हैं और अचानक से उठने के बाद आपको चक्कर आ गए और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आप गिर गए हैं, तो ये कंडीशन होती है हाइपोस्चरल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन नॉर्मली अडल्ट्स के अंदर होती है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी पेशेंट में कभी भी, यानी किसी पर्सन के अंदर ये कभी भी हो सकता है। इसके फैक्टर्स हैं कि हाई ब्लड प्रेशर उनमें बहुत ज़्यादा उतरा हो, जो उन्हें बहुत मेडिसिन बहुत लेते हैं, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको, या बहुत टेंशन है, या फीमेल्स में इवन अगर प्रेगनेंसी की सिचुएशन है तो ये कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं। अब प्रिवेंशन क्या है इन सारी चीज़ों का, हम हमेशा एक चीज़ पढ़ते हैं दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप ख्याल रखते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, तो आपको डिज़ीज़ और उसके बाद के ट्रीटमेंट्स और इतनी ज़्यादा पेनफुल और एक्सपेंसिव सिचुएशंस फ़ील नहीं करनी पड़ती हैं। सो सीवीडी को प्रिवेंट करने का तरीका यह है, स्मोकिंग ना करें, तो किसी किस्म की कोई क्लॉटेज नहीं बनेगी, क्योंकि नाइकोटिन जो स्मोक के अंदर होती है वर्टिब्रोस्क्लेरोसिस कॉज करती है, सो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा स्टिमुलेंट्स जैसे कि कोकेन हो गया, और या इसके अलावा एम्फीटामाइंस हो गया, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रोक वगैरह करवाती हैं। अल्कोहल ड्रिंकिंग ना करें, बिल्कुल हाइजीनिक और एक अच्छी लाइफ गुजारें, और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करें, बॉडी वेट मेंटेन रखें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट डिजीज़ नहीं होने देंगी, यानी प्रिवेंट करेंगी। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है दैट इज़ अबाउट डिस्कस द लिंक बिटवीन थ्रोम्बस एंड हाइपरटेंशन। हमने यहीं पे बात की है कि हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि थ्रोम्बस बन जाता है, तो उससे क्लॉटेज क्रिएट हो जाता है, तो इस क्लॉटेज या थ्रोम्बस की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। सो ये तो डायरेक्टली लिंक्ड होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के साथ। तो इस तरह से आप पॉइंट को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और एंडिंग पर हम यही कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना सॉल्ट्स वगैरह हैं, जैसे पोटेशियम है, विटामिन डी है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इनके ज़्यादा यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, एंड आई होप all the points of lecture have been clear to you. In case of any query, you can listen to this lecture and note the questions as well. Do practice the lectures, and till the next lecture, wish you all the very best. Good luck. Take care.